हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के आरोह की जो तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर बोलेंगे क्योंकि तीसरा जो है वो अपू के साथ 2.5 साल है, जो पहले ही सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में था तो भी ये केवल रीडिंग के पर्पज़ से था, इसलिए मैं उसको अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। और आगे बढ़ते हैं तो ये है विदाई संभाषण, उसकी तरफ चलते हैं। ये देखो चैप्टर है विदाई संभाषण। बाल मुकुंद गुप्त जो द्वारा रचित यह चैप्टर है, संस्मरण है। वास्तव में यह उस समय का है जब देश आज़ाद होने को था। देखो ये उनका जन्म देखो, सबसे पहले तुम सन 1865 में इनका जन्म हुआ, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था। और जब इनका देहांत हुआ तब भी 1907 में हो गया, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो विदाई संभाषण में वास्तव में एक अंग्रेज अफसर की विदाई पर आयोजित किया गया। अच्छा, विदाई शब्द कैसा होता है कि कोई भी जाता है तो कष्ट होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति अपने कर्मों से ऐसा होता है कि उसके जाने पर भी हमको दुख नहीं होता है, बल्कि हमको खुशी होती है और हम उसको जता भी नहीं पाते हैं कि नहीं अच्छा हुआ तुम गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए शिव शंभू के चिट्ठे से। शिव शंभू के चिट्ठे नामक जो इनका लेख है वहाँ से इसको लिया गया है। इनका जीवन परिचय देखते हैं। जन्म हुआ सन 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में। और इनका प्रमुख संपादन रहा अखबार चुनार, हिंदुस्तान हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जहाँ से ऊपर की 2 पंक्तियाँ ली गई हैं, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनका देहांत हुआ सन 1907 में। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। उस समय उर्दू आम तौर पे प्रयोग की जाती थी, उर्दू की शिक्षा सामान्य रूप से ली जाती थी। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। जो रेगुलर एजुकेशन था वो मिडिल स्कूल तक उन्होंने प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय खुद पढ़कर, है ना, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए जिस भी कारण से, लेकिन खुद पढ़ कर के उन्होंने आगे का ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे ना। सक्रिय मतलब जो एक्टिव होता है। राष्ट्रीय नव जागरण, राष्ट्र को जगाया जा रहा था। लोगों को जो गुलामी की आदत पड़ चुकी थी उसके खिलाफ उनको जगाया जा रहा था, है ना, विरोध करने के लिए। तो उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। पत्रकारिता, है ना, स्वाधीनता संग्राम का हथियार कैसे थी? अपने समाचार पत्रों में जो कुछ अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, भारतीयों के ऊपर, उन सबको छाप करके लोगों तक पहुंचाना। इस समय मीडिया भी स्वतंत्र नहीं था, समाचारों का संपादन भी स्वतंत्र नहीं था, तो चोरी चुपके सब कुछ होता था। लेकिन यही एक माध्यम था जिसके माध्यम से हम अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों का तक पहुंचा सकते थे। तो यह उनका हथियार था। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, डरते नहीं थे। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद की का भी पुट दिखाई देता है। व्यंग्य समझते ही हैं, विनोद मतलब हंसी मजाक का भी पुट दिखाई देता है। अंश, पुट मतलब अंश। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। पारखी मतलब उसको परखने वाला, जानने वाला। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई।
विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन जो 1899 से 1904 तक और उसके बाद फिर 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, उनके शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों और अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। बहुत सी हमको दिखाई देता है कि नहीं, उस समय विकास के बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन उन सब का उद्देश्य यदि देखोगे तो सिर्फ यही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को कोई तकलीफ ना हो और भारत के जो संसाधन है, संसाधन समझते हैं ना, जो यहाँ का यहाँ से जो उपजता है या जो कुछ भी यहाँ पे है, चाहे वो जैसे तुम लोग जानते हो कि नई मशीनीकरण हुआ, मशीनों का प्रारंभ हुआ जब ब्रिटेन में, तो भारत से ही कपास और जो कच्चा माल था वो जाता था। तो जो भी संसाधन है उसको भारत से किस तरह से ढोकर ब्रिटेन ले जाया जा सके, सिर्फ इसीलिए इन लोगों ने जो भी कदम उठाए, जो भी संगठन बनाए, उन सबको बनाया। ठीक है, 2 उद्देश्य, जो अंग्रेज यहाँ हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, और दूसरा उद्देश्य जो यहाँ के संसाधन हैं, जो धन संपदा यहाँ भरी पड़ी है, उसको किस तरह से भारत से ब्रिटेन ले जाया जा सके। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वर्चस्व मतलब उनकी श्रेष्ठता, हर जगह वही लोग हावी रहेंगे, ऊंचे पदों पर, हर जगह, है ना, जो अच्छी जगह हैं वहाँ पे उन्हीं का शासन रहेगा, श्रेष्ठ स्थान पे वो लोग रहेंगे। ठीक है, और आगे कहते हैं कि वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। कौन? ये लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है ना, वायसराय कर्जन की बात हो रही है कि वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, कि सरकार का कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। आज जैसे सरकारी तंत्र भी कुछ गलत करता है तो मीडिया उसको उठाती है ना, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है, तो उस समय सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, निरंकुश थी सरकार, और इसलिए जो मीडिया थी उसको भी स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, प्रेस को भी स्वतंत्रता नहीं मिली थी। अंततः काउंसिल में मनपसंद प्रदेश सदस्य, अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्षुब्ध मतलब दुखी होकर। क्या हुआ, काउंसिल में जो उनका काउंसिल बनाया उन्होंने, और उसमें अपना मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाना चाहते थे, और उसके कारण देश विदेश दोनों ही जगह पर उनको नीचा देखना पड़ा, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई, अवमानना हुई, और उससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। आतताई मतलब जो उसका आफत टाइप का रूप होता है ना, जो निरंकुश रूप होता है, जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं, तो वो आतताई ही ना है। तो उस रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। ये सारे गुण तो ही हैं, लेकिन साथ ही यह एक साहसिक गद्य, उस समय में ऐसा लेखन लिखना जब अंग्रेजों का ही साम्राज्य था, बहुत बड़ी बात थी। ठीक है,
चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। क्या हुआ? वायसराय ने इस्तीफा दे दिया, वो जा रहे हैं। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। इस्तीफा दे के गए ना सेकेंड टाइम में। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। अंग्रेजी शासन के लिए व्यंग्य किया जा रहा है ना, अंग्रेजी शासन के प्रति, मतलब भारतीयों का ही क्या, आपका भी कोई जोर उसमें नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। जब आदमी बिछड़ता है, अलग होता है, तो उसमें बहुत करुणोत्पादक मतलब करुणा का उत्पादन होता है, बहुत दुखद होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे, है ना। देखो किस ढंग से लिखा गया है। वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, जल्दी यहाँ से जाएं। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। आज आपके जाने पर क्या हो रहा है? हर्ष की जगह विषाद मतलब दुख। हम तो मनाते थे कि आप जल्दी से जल्दी जाएं, लेकिन आज आप जा रहे हैं तो हमको दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणात्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है जब आदमी बिछड़ने लगता है, तो सारा गिला शिकवा दूर हो जाता है और दुख होता है ना। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, है ना। माय लॉर्ड का देश देखने मतलब ब्रिटेन देखने का इस दीन ब्राह्मण, दीन मतलब गरीब, अपने आप को बोल रहे हैं लेखक, इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। मुझे इस बात का कभी मौका नहीं मिला, मुझ गरीब ब्राह्मण को। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। आपके देश में बिछड़ते समय लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर रहता है, मैं नहीं जानता। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थीं। उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सिंगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी, है ना। 2 गायें थी, एक मजबूत थी, एक कमजोर थी। तो जो मजबूत थी, जो बिल्कुल ताकतवर थी, वह समय समय से अपनी ताकत दिखाती थी और कमज़ोर को गिरा देती थी अपने सिंग की टक्कर से। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ का काम कराते हैं उनको पुरोहित कहते हैं। तो उनको दे दी गई, दान भी करते हैं ना, गौदान। तो देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई। वो जो कमज़ोर गाय थी उसको तो वो हमेशा मारती थी, लेकिन फिर भी जब वो बलशाली गाय वहाँ से चली गई तो उसको दुख हुआ, वो प्रसन्न नहीं हुई। वरंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। ये वैसे ही हम लोग हैं, है ना। आप जब तक थे तब तक हम पर शासन ही करते रहे और हम नहीं चाहते थे कि आप कभी लौट कर आएँ। लेकिन आज जब आप जा रहे हैं तो हमको दुख हो रहे हैं, ठीक है। आपसे हमको कोई सुख नहीं था, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं तो हमको दुख हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे देश में जहाँ बिछड़ते समय यह दशा पशुओं की भी हो, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उसको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। जो भी शासक आया है वो शासन के बाद गया ही है। कोई भी लंबे समय तक या हमेशा के लिए यहाँ पे शासन नहीं कर सका है, इसलिए आप जा रहे हैं तो कुछ भी नया नहीं है। लेकिन तथापि मतलब लेकिन आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी
नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सुखांत जिसका अंत सुख हो, दुखांत जिसका अंत दुखदायी हो, है ना। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि दुख की बात तो यह है कि मतलब दर्शक क्या होता है, सामान्य तौर पे जो दर्शक होता है वो नहीं जानता है कि कहानी में आगे कैसा मोड़ आएगा। लेकिन आपके साथ तो ऐसा है कि जो सूत्रधार है, जो नाटक को लिखने वाला चलाने वाला है, वही नहीं जानता था कि उसने ऐसा कदम उठाया जिससे उसको लगा कि नहीं सुखांत होगा, सुख भरा अंत होगा, लेकिन वो कैसा हो गया, दुखांत हो गया, दुख भरा अंत आया। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। कौन है ये घमंडी? ये वायसराय है ना, लॉर्ड कर्जन की बात हो रही है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। लाट मतलब जो साहब होते हैं ना, लाट साहब बोलते हैं ना। तो मेरे बाद जो लोग आएंगे, वायसराय मेरे बाद जो आएगा उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी पड़ी। आपने ऐसा सोचा था, ऐसा कहा था, लेकिन बात तो उल्टी पड़ी। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। आप चाहते थे कि आपके पद पे जो आए उसको वर्षों बरस तक सुख चैन मिले, लेकिन आप जाते जाते ऐसे तहलका मचा के जा रहे हैं कि जो आ रहा है उसको सिचुएशन नॉर्मल करने में वर्षों लग जाएंगे, है ना। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा दुख है। चित्त मतलब मन। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है, थोड़ा विचार कीजिए। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अल हदीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी होगी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, है ना। जो जस्ट इमेजिन वाली कल्पना वाली कहानियों में शासकों को राजपाट नहीं मिलता है, उससे कहीं अधिक आपको अच्छा शासन, अच्छा सब कुछ यहाँ दिल्ली में मिला, दिल्ली के दरबार में मिला, दिल्ली की जनता से मिला। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चवर, छत्र आदि। हौदा समझते हो, जो हाथी के ऊपर आसन बनता है ना बैठने के लिए, उसको हौदा बोलते हैं। चवर मतलब जो पूरा उसका बड़ा सा उस पर सजा होता है ना, उसको चवर बोलते हैं। और छत्र मतलब जो ऊपर से छाता जैसा बना रहता है उसको छत्र कहते हैं। आदि सबसे बढ़ चढ़ कर था। जो आपका था वो राजाओं से भी बड़ा था, राजाओं से भी बढ़ चढ़ कर था। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आपने धमकी भी दी कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन उसका भी आपके लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे समझो क्या कहना चाहता है लेखक, कि आपने भारत की जनता पे कितना उनके साथ बुरा सलूक किया और भारत की जनता ने आपको कितना मान और सम्मान दिया। किसके लिए? उन अंग्रेजों के लिए जिनके बीच आपकी कोई इज्जत नहीं है, है ना।
आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा। दिवालिया जिसके पास कुछ नहीं बचता है। यहाँ पे समझो क्या बोलता है कि आप पहले जब आए थे तो कैसे थे, बड़े धीर और गंभीर थे, लेकिन इस बार जब आए दोबारा तो आपको लगा कि नहीं, जितना ज़्यादा इस जनता को टॉर्चर कर सकूं उतना मुझे करना चाहिए। आपने एक काउंसिल बनाई। क्या काउंसिल? बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाला गया, है ना। आपने कोशिश की कि और आपने जो कुछ भी आपने उसमें कहा उसका दिवाला निकल गया, उसकी कोई इज्जत नहीं रही। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, भारत में, लेकिन उधर विलायत में, विदेश में भी, आपके देश में भी, मतलब इंग्लैंड में भी आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। वहाँ भी बार बार जब आप धमकी देते रहे कि नहीं, यदि नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा, और फिर भी आपकी बात नहीं मानी गई, इसका मतलब है कि आपकी जड़ हिल चुकी है, आपकी कोई इज्जत नहीं रही। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। हाकिम मतलब जो बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं ना, आप जैसा चाहते थे इस देश में वैसा होता था, कहने का मतलब। और राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधकर हाजिर होते थे। आपकी एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। ठीक है, बंग देश के सिर पर आरख रखा गया। बंग बंगाल को कहते हैं। इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया, है ना। आपने इस्तीफा दिया और उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया। आपको भारत में इतना सब कुछ मिला, आपने भारत के साथ इतना बुरा किया, और आप एक अंग्रेज अधिकारी को ही उस काउंसिल का हेड बनाना चाहते थे, और उसके लिए आपके अपने साथी ही तैयार नहीं हुआ, आपके अपने देश वाले नहीं तैयार हुए, है ना। और उसके कारण क्या हुआ कि आपने धमकी दी कि नहीं, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, रिज़ाइन कर दूंगा। आपने रिज़ाइन कर दिया और आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब आप समझिए आपकी कितनी इज्जत है। ठीक है, उनका रखना एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद होगा, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा, है ना। एक तो आपने रिज़ाइन किया, आपका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जब तक दूसरा नया वाइसराय नहीं आएगा तब तक आपको अपना काम देखना भी है। तो आपको अपने पद से कितनी घृणा आती होगी, अपने आप से कितना बुरा लगता होगा। इस चीज़ को हमारे देशवासी महसूस कर सकें। देखो क्या बोलते हैं, इस बात को जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा जितना आपको देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले।
शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। यह बात आप निश्चित मानते होंगे, सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार, देखो नीचे दिया है कैसर और जार क्या है। कैसर क्या है? कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। और जार क्या है? यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द का पहली बार बुल्गेरियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। और नादिर शाह कौन? 1688 से 1747 तक, 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। यह है कैसर। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि आपने क्या किया उसका आईना दिखा रहा है। देखो तो कहता है कि एक काम तो कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। बंगाल को भंग किया ना, बंगाल अलग हुआ। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंगाल का विच्छेद, बंगाल को अलग किया आपने, किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्द है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद्द से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं, और इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़कर न चली जाती? ये देखो लॉर्ड कर्जन की तस्वीर। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है ना। यहाँ की जो नासमझ जनता थी, जो आप पे इतनी श्रद्धा रखती थी, उसका श्रद्धा भी आप अपने साथ नहीं ले जा सके। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ जनता में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। अपनी विपत्ति के समय नवरगढ़ में काटे थे, तो वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक का काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनी। अभिवादन मतलब उसको प्रणाम। हमारे यहाँ की परंपरा है ना, जैसे तुम लोग को पता है कि राजा रामचंद्र जी जब वनवास गए तो अपने साथ क्या ले गए? अयोध्या की मिट्टी ले गए। तो अपने घर से जब निकलते थे पहले के लोग,
लंबी यात्रा पे, तो अपनी जो मेन दरवाज़ा होता है, डेहरी बोलते हैं उसको, उसको प्रणाम करते थे। उसके बाद जब अपने गांव से बाहर निकलते थे तो अपने गांव की सीमा को भी प्रणाम करते थे। तो वही बताते हैं कि जब वो नंवरगढ़ से बाहर निकले तो नंवरगढ़ को किस तरह से उन्होंने प्रणाम या अपनी आंसू भरकर कहा, क्या आंसू, अभिवादन किया। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नंवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन, विपद मतलब विपत्ति के दिन, मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नंवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव था। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें और आप कर सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है। पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, है ना, कि इस समय भी वो इन शब्दों को कह सके। पूरे चैप्टर में आपने देखा कि जो लेखक है वो माय लॉर्ड कहकर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए ये पूरा चैप्टर है गद्य लेखन किया गया है, जो निर्भीकता का परिचय देता है। क्लियर कट तुमको दिखाई दे रहा है। लॉर्ड कर्जन का 2 शासनकाल, पहले शासनकाल को पूरा 5 साल रहे, सेकंड शासनकाल में केवल साल भर रहे, और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन के बाद विदाई, जो होता है विदाई शब्द, तो विदाई संभाषण, वही यह पूरे चैप्टर में कहा गया कि आपने हमको क्या दिया और भारत ने आपको क्या दिया, है ना। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो तुम लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। कोई शब्द यदि नहीं समझ में आता है तो भी पूछ सकते हो। कोई प्रश्न, कोई बात अनसुलझी सी रह जाती है, समझ में नहीं आ पाती है, तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।